नमस्कार दोस्तों, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए हिंदी के कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो कि विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 भागों में हमने कुल 50 प्रश्न देख लिए हैं और इस भाग में यानी कि भाग 3 में हम प्रश्न नंबर 51 से लेकर अगला 25 प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि CG व्यापम अक्सर अपने परीक्षाओं में पूछता है। तो विशेष तौर पे आप लोगों के लिए यह बनाया गया है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझते हुए देखेंगे पूरा का पूरा वीडियो। और किसी प्रकार का अगर कोई समस्या या कोई आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51, कोई विशेषण है। देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है कोई, और बोल रहा है कि ये जो शब्द है कोई, ये प्रकार का विशेषण है। अब ये किस तरीके का विशेषण है ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, अब पता कैसे चला, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं सार्वनामिक विशेषण को। तो देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में आपको एक सबसे पहले अंतर याद रखना है। देखिए सर्वनाम सबको पता होगा क्या होता है। तो सर्वनाम मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, मतलब संज्ञा के बदले हम उस शब्द को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि राम गाँव जाता है, तो राम गाँव जाता है। अब इसको मुझे क्या करना है, राम हमारा संज्ञा है और इस संज्ञा के स्थान पे मैं कोई शब्द प्रयुक्त करूंगा। जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वह गांव जाता है, तो अब मैं राम की जगह बोल दिया कि वह गांव जाता है। तो ये होता है हमारा सर्वनाम, कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है दर्शाने के लिए, राम की जगह वह लिख दिया, वह गांव जाता है, तो भी तो सही है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सर्वनाम है कि ये जो संज्ञा है ये हट जाता है, उसके स्थान पे हम ये शब्द लिख देते हैं। तो ये सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण में थोड़ा सा अंतर होता है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि आपका ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा को हटाया नहीं जाता, बल्कि हम उस संज्ञा के पहले वो लिखा होता है और वो उसकी विशेषता बताता है। तो हम बोल सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण वह शब्द जो किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि लड़का अच्छा है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि लड़का अच्छा है, लेकिन कौन सा लड़का अच्छा है। तो अगर मैं बोल दूं कि यह लड़का अच्छा है, यहाँ पे एक लड़का है और मैं इसकी तरफ उंगली करूँगा और मैं बोलूँगा कि यह लड़का अच्छा है, तो यह हमें पता है यह क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे यह लड़का बोल दिया, यह विशेषता बता रहा है ना कि लड़का, कौन सा लड़का, यह लड़का। तो अब यह ऐसा शब्द हो गया जो किसी संज्ञा के पहले लगा है। देखिए हमें पता है लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो अभी संज्ञा के पहले लग रहा है और इसकी विशेषता बता रहा है कि यह लड़का। तो इस प्रकार का ये जो शब्द होता है इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप विशेषण के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52, सही वर्तनी है। देखिए यहाँ पे 4 शब्द दिया हुआ है, हमें बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है, तरुण। ठीक, देखिए तरुण और तरुण को, इसको तो शब्द को पहचान लेते हैं ज़्यादातर लोग। इन दोनों में हो सकता है जल्दबाजी में विद्यार्थी गलती कर दे, तो ध्यान रखिएगा कि तरुण में देखिए जो र में जो ऊ की मात्रा लगी है ये छोटा ऊ होगा, और तरुण में यहाँ पे देख सकते हैं आप बड़ा ऊ लगा हुआ है, इसलिए यह गलत हुआ। ठीक है, तो तरुण होता है, तरुण नहीं होता, ठीक, छोटा ऊ लगेगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 53, सही वर्तनी शब्द है। अब यहाँ पे भी वही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो द्वंद्व समास आप पढ़ते हैं, तो वो जो द्वंद्व होता है उसका आपको यहाँ पे बताना है। तो द्वंद्व हो जाएगा कि द्वंद्व हो जाएगा कि द्वंद्व हो जाएगा कि द्वंद्व हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, ये इस वाले को टिक कर देते हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए द्वंद्व में समझिए कि जो व की मात्रा है द में, वो दोनों द में लगेगा। देखिए द में भी व लगा है और ये अंतिम वाले द में भी व लगा है, द्वंद्व होता है, द्वंद्व नहीं होता। ठीक, तो इसलिए ये वाला हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पानी में कुल अक्षर कितने हैं। देखिए ये शब्द दिया हुआ है पानी, हमें बताना है इनमें कुल कितने अक्षर हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्षर हैं। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। समझिएगा 2 चीज़ होता है, एक तो होता है आपका वर्ण और दूसरा होता है अक्षर। तो यहाँ पे वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग चीज़ें। कुछ लोग यहाँ पे वर्ण गिनते हैं। अगर मैं बात करूँ वर्ण की, तो यहाँ पे वर्ण क्या क्या है, यहाँ पे 4 वर्ण है, प, फिर आ की मात्रा,
उसके बाद न और फिर न में बड़ी की मात्रा, तो इस तरीके से मिलकर ये पानी बनेगा। तो अगर वर्ण पूछेगा तो वर्ण 4 है, लेकिन अक्षर कितने हैं, तो अक्षर कुल 2 ही हैं। पहला अक्षर है पा और दूसरा अक्षर है नी, तो इस तरीके से क्या हो गया, पानी। ये इस तरीके से होता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है अभी भी कि अक्षर को किस तरीके से पहचाने, तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसके ऊपर भी आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 55, यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया हुआ है। वाक्य है कि तुम अपने काम में सफल रहो। अब बताना है कि यह जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो। चलिए, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। देखिए, शब्दों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो किस किस आधार पे होता है ये हमें बताना है। रचना के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण होता है, उत्पत्ति के आधार पे होता है, अर्थ के आधार पे होता है, या सभी के आधार पे होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के आधार पे होता है। कौन कौन सा होता है, तो देखिए बताता हूँ इसके बारे में मैं। रचना के आधार पर याद रखिएगा 3 प्रकार के हमारे शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है हमारा योग रूढ़। तो ये 3 प्रकार के हमारे शब्द होते हैं रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज और फिर विदेशज। ये मेन 4 प्रकार के आपके होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। कुछ लोग यहाँ पे 5वां भी लिख देते हैं, संकर शब्द। ठीक है, तो संकर शब्द भी होता है हमारे उत्पत्ति के आधार पे, लेकिन मुख्य रूप से आपके ये 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए अर्थ के आधार पे याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वाचक, लक्षक और तीसरा होता है हमारा व्यंजक। ये 3 प्रकार के आपके होते हैं अर्थ के आधार पे। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ कि रूप परिवर्तन के आधार पर भी आपका एक शब्द होता है। किसके आधार पे, रूप परिवर्तन के आधार पे। याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि विकारी और अविकारी। ठीक, तो ये भी आपका होता है। तो याद रखिएगा कुल शब्दों का अगर हम वर्गीकरण करें तो 4 प्रकार से होता है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, और रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ये अविकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, इन चारों में से हमें बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बधिर। देखिए जो गाभिन है ये हमारा तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, इसका मैं तत्सम रूप भी आपको बता देता हूँ। ये हो जाता है हमारा गर्भिणी। ठीक है, याद रखिएगा गाभिन का गर्भिणी हो जाता है। सियार का हो जाता है हमारा श्रृंगाल। क्या हो जाता है, श्रृंगाल। ठीक, ससुर का हो जाता है हमारा श्वसुर। ये इस तरीके से लिखा जाता है, श्र के नीचे यहाँ पे व और ये सुर, तो श्वसुर। बधिर, अब देखिए बधिर तत्सम है। अच्छा, बधिर का तद्भव क्या हो जाएगा, तो बधिर का हमारा तद्भव हो जाता है बहरा। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया ताकि आपको याद रहे, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए जो श्रृंगाल है, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये श्रृंगाल, लेकिन श्र के ऊपर र पहले ही यहाँ पे र लगा रहे हैं, तो ये वाला र हमको हटाना होता है। तो ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखने के ऊपर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58, नाक कौन सा शब्द है। देखिए अभी हमने पढ़ा था ना कि जो रचना के आधार पर शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या है, तो नाक इनमें से कौन सा शब्द है ये बताना है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, नाक रूढ़ शब्द है। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं इन तीनों शब्दों के बारे में कि क्या होता है। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द, याद रखिएगा रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो कि हमारे सार्थक शब्द होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें विभाजित कर देते हैं तब उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे कि यहाँ पे नाक देखें तो देखिए नाक में नाक का कुछ अर्थ होता है, मतलब ये सार्थक है, लेकिन अगर आप इससे को विभाजित कर देंगे ना और क में, तो ना का कोई अर्थ नहीं होता और क का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं और भी कोई शब्द ले लूँ, जैसे लोटा, लोटा को भी अगर आप विभाजित करेंगे लो में और टा में, तो फिर ये भी सार्थक नहीं रह जाते। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द मतलब जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। किस तरीके से होता है, तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा डाक घर,
अब देखिए डाकघर का कुछ अर्थ होता है क्या? हाँ बिल्कुल अर्थ होता है। लेकिन अब जब हम इन्हें विभाजित कर देते हैं, विभाजित कैसे करेंगे? डाक और घर, तो विभाजित करने के बाद भी जो विभाजित शब्द होते हैं उनका भी कुछ अर्थ होता है, वे भी सार्थक होते हैं। तो देखिए डाक का एक अलग अर्थ होता है, घर का एक अलग अर्थ होता है, और इन दोनों से मिलकर जो डाकघर बना इनका अलग अर्थ होता है। तो ये शब्द आपके होते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द भी आपके यौगिक शब्द जैसे ही होते हैं, बस इनमें एक अंतर होता है। क्या होता है कि ये किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि देखिए लंबोदर, अब लंबोदर में देखिए क्या होता है, लंबोदर का अर्थ होता है ये सार्थक शब्द है। अब अगर मैं इसे दो भागों में विभाजित करूं तो ये हो जाएगा लंब धन उदर। अब देखिए लंब का एक अलग अर्थ होता है, उदर का एक अलग अर्थ होता है। लंब का अर्थ होता है लंबा, उदर यानी पेट, और लंबोदर का एक अलग अर्थ होता है ना, कि लंबा पेट वाला। अब लंबोदर जो शब्द है इसका एक तीसरा अर्थ होता है, मतलब ये किसी एक अन्य अर्थ की ओर इशारा करता है जो कि है गणेश जी, मतलब हम गणेश जी को बोलते हैं ना लंबोदर। तो इस प्रकार का शब्द जो कि प्रधान नहीं होता बल्कि वो किसी अन्य शब्द की ओर इशारा करता है, ठीक, और ये इस तरीके से उनको विभाजित करने पर भी उनका कुछ अर्थ होता है, ये हमारे होते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अब देखिए जो वर्ण है उनके समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला। ठीक है, वैसे देखा जाए तो वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको हम कहते हैं वर्णमाला। यहाँ पे क्रमबद्ध समूह लगाना चाहिए था इसे, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, इस तरीके से भी हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्णों का समूह दे दिया है, व्यवस्थित नहीं दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो सीजी व्यापम है उसने इसका सही उत्तर वर्णमाला लिया है, तो हम भी यहाँ पे इसका सही उत्तर वर्णमाला ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60। 100 दिन चोर का और 1 दिन साह का। क्या बोल रहा है कि 100 दिन चोर का तो 1 दिन साह का। अब इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कि चोर बहुत चालाक होता है, या अपराधी एक न एक दिन फंस ही जाएगा, या अपराधी कठिनाई से पकड़ में आएगा, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है कि आखिरकार अपराधी एक न एक दिन फंस ही जाएगा। अगर 100 दिन वो चोरी कर रहा है तो एक न एक दिन वो फंस ही जाएगा। तो यही होता है कि 100 दिन चोर का तो 1 दिन साह का। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है, सांप का काटा पानी नहीं मांगता। सांप का काटा पानी नहीं मांगता, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कि कुटिल व्यक्ति की चाल खतरनाक होती है, कुटिल व्यक्ति से बचना चाहिए, या कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति कभी नहीं बच पाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता, पानी भी नहीं मांग पाता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये 4 वाक्य दिए हुए हैं और इनमें से कोई एक वाक्य है जो शुद्ध है, बाकी के 3 गलत हैं। कौन सा सही है ये बताना है। तो पढ़िए, सभी ने उस मैच को देखा, सबों ने उस मैच को देखा, सबने उस मैच देखा, सभी यह मैच देखा। तो देखिए ये बहुत ही आसान था, सबको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी का गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। देखिए यहाँ पे भी शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो क्या दिया है हमारा वाक्य कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि आप लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। तो क्या है इसमें सही शुद्ध वाक्य? तो ऑप्शन नंबर सी कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। ठीक, ये हमारा जो है बिल्कुल ही शुद्ध वाक्य है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर 64, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, तो इनमें से कोई 3 है जो कि आकाश का पर्यायवाची है, कोई एक है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, वो हमें छांटना है। तो क्या है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो मैं इसका सही उत्तर आपको अब बता देता हूँ फाइनली। ऑप्शन नंबर बी अंबक। जो अंबक है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबक का अर्थ होता है नेत्र, यानी कि आँख। और देखिए अनंत का अर्थ भी नहीं होता। अनंत का अर्थ क्या होता है? अनंत का अर्थ होता है असंख्य, असंख्य। ठीक, ये ऐसे लिखा जाता है असंख्य। तो अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपका सही उत्तर। तो सीधी सी बात है, समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने पहले ही बताया है कि जब भी इस तरीके से होता है तो प्रश्न हमारा विलोपित हो जाता है। तो ये प्रश्न हमारा विलोपित हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। देखिए ज्येष्ठ, ये जो शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। चलिए यथार्थ का सही समास विग्रह क्या होगा? देखिए यथार्थ, तो यथार्थ का सही समास विग्रह क्या है? अर्थ के अनुसार, वास्तविक, या यथा है जो अर्थ, या अनर्थ के अनुसार। तो
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यथार्थ का अर्थ होता है अर्थ के अनुसार। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग गलती करते हैं, यथा है जो अर्थ, इस तरीके से टिक लगा के आ जाते हैं, तो नहीं, ये नहीं है, अर्थ के अनुसार होता है। और अगर बात करें इसके समास के प्रकार की, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यथा, देखिए पहला शब्द क्या है, यथा, तो यथा क्या है, हमारा एक प्रकार का अव्यय है, और हमें पता है जहाँ पे भी पहला शब्द अव्यय हो जाता है वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखिए दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। और अगर मैं पूछूं कि इसके संधि का प्रकार क्या है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हलंत लगा है, यानी व्यंजन है, तो यहाँ पे भी व्यंजन का मेल होता है, वहाँ पे कौन सा संधि हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। देखिए यहाँ पे 4 आपको वर्ण दिए हुए हैं और ये चारों क्या है, व्यंजन है, और लेकिन इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, म। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, याद रखिएगा, क से लेकर जो आपका म तक के 25 व्यंजन होते हैं, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो ये जो आपके कुल 25 वर्ण होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, क से लेकर म तक का, क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, फ, व, स या छ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व। याद रखिएगा 4 प्रकार के हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन सा होता है, य, र, ल और व, ये जो 4 वर्ण होते हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे व है, तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। देखिए जो क्षत्रिय वाला छ है, ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तालव्य ध्वनि संयुक्त वर्ण होता है, या मूल स्वर होता है, या घोष वर्ण होता है, क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वर्ण। देखिए याद रखिएगा हमारे संयुक्त वर्ण क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ण जो एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है। तो 4 प्रकार के हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद रखिएगा, छ, त्र और ज्ञ और स्र, ये 4 प्रकार के हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, तो देखिए ये जो छ है ये आपका स्वर रहित क और श से मिलकर बनता है। जो त्र है ये स्वर रहित त और र से मिलकर बनता है। जो ज्ञ है ये स्वर रहित ज और य से मिलकर बनता है। और जो स्र है ये स्वर रहित श और र से मिलकर बनता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जो फूल है, फूल का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, लेकिन इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तनुजा। देखिए सुमन का अर्थ भी फूल होता है, कुसुम का अर्थ भी फूल होता है, पुष्प का अर्थ भी फूल होता है, लेकिन तनुजा का अर्थ फूल नहीं होता। तनुजा का अर्थ क्या होता है, तो तनुजा का अर्थ होता है पुत्री। याद रखिएगा, जो पुत्री होती है बेटी, उसे तनुजा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, व्याकरण को जानने वाला। देखिए अनेक शब्दों में एक शब्द बताना है कि व्याकरण को जानने वाला उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, व्याकरणी कहते हैं, व्याकरणवेत्ता बोलते हैं, या विद्वान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्याकरण बोलते हैं। याद रखिएगा कि व्याकरण को जो अच्छी तरीके से जानता है, मतलब जो व्याकरण का विशेषज्ञ होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73, शुद्ध वर्तनी चुने। देखिए यहाँ पे आपको वर्तनी बताना है, वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए वैसे तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, कृपा। कृपा इस तरीके से लिखा जाता है, क के ऊपर री की मात्रा होती है, क के नीचे। ठीक है, कुछ लोग इसको टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखिएगा, कृपा क के नीचे री की मात्रा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कोई 3 शब्द है तत्सम और कोई एक है तद्भव, तो कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, हमारा सुई। सुई जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सुई का जो तत्सम होता है ये हो जाता है हमारा सूची। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यही है, सही है। सुई का जो तत्सम शब्द है वो सूची होता है, और सूची का तद्भव सुई होता है। ठीक, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 75,
कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई एक शब्द ऐसा है जो कि जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? गाय, पटना शहर, विद्या या सुंदरता। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गाय। देखिए गाय हमारा जाति है, कैसे है? तो इसमें अलग अलग प्रकार के आपको वैरायटी देखने को मिलता है गाय में, कि आपकी जर्सी गाय, देहाती गाय है ना, भूरी गाय, सफ़ेद गाय, काली गाय। तो गाय क्या है? आपका एक जाति है और इस जाति के अंतर्गत अलग प्रकार के आपके गाय आती है। ठीक, याद रखिएगा, कोई भी अगर आपको जानवर बोल दे, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, वो सब किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का 25 प्रश्न। हमने भाग 1 से लेकर भाग 3 में कुल 75 प्रश्न देख लिए हैं। अब हमारे बाकी के 25 प्रश्न बचे हैं, जो कि अब हम अगले यानी कि भाग 4 में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे भी चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।